गुड मॉर्निंग। आपको याद नहीं रहता है क्या? वो तो सही बात है, पर क्या याद नहीं रहता है? सर आप पीडीएफ में MCQ, हे भगवान, हम ना भुला गए। हिस्ट्री आप सबकी सही चल रही है, बताओ प्लीज। छाया शर्मा। नहीं छाया, बहुत लेट हो चुका है हिस्ट्री में, बहुत ही ज्यादा। आज तीनों दिन का डाल देंगे, कसम से। अच्छा एक बात और, चलिए तेजी से जल्दी से शुरू करते हैं। और मुझे बताया गया है कि आप लोग का बैच जल्दी खत्म करना है और हिस्ट्री का जल्दी से क्लास को कंप्लीट करने के लिए आप लोग को। तो हम ना आज मर्ज करके एक साथ डाल देंगे, चारों MCQ का PDF आज पक्का डाल देंगे। और 8 से 9 आप एक और क्लास है जस्ट आप लोग के साथ लगे हुए, तो 9 से 10 के बीच डाल देंगे। आप लोग एकदम 9 से 10 के बीच ले लेना, आज डाल देंगे पक्का। ठीक। एक दूसरी चीज क्या है कि पहले अब प्रायोरिटी बेसिस पे हिस्ट्री को कंप्लीट करना है, ठीक है? तो क्योंकि हिस्ट्री को कंप्लीट करने का ऑर्डर आया है कि आप हिस्ट्री को कंप्लीट कराइए, आप बहुत पीछे चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? बहुत पीछे चल रहे हैं। तो कल कहाँ तक हुआ था जी? खिलाफत तक हुआ था। आज असहयोग से सविनय अवज्ञा तक करेंगे हम लोग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आज ना असहयोग से आज हम लोग MCQ नहीं करेंगे, मैं MCQ सीधा डाल ही दूंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे बोला गया है कि हिस्ट्री को कंप्लीट जल्दी से करिए। असहयोग आंदोलन के बारे में पूरा हम कल दे दिए थे आप लोगों को कि इस खिलाफत आंदोलन शुरू किया गांधी जी की अध्यक्षता में। उसके बाद कांग्रेस के मंच से गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। ठीक। क्यों असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया? सीधा सीधा बात कि जो है अच्छा आप लोग देखे होंगे एक नया जो है क्या बोलते हैं आया है फीचर्स ऐप में, जहां से आप PDF डाउनलोड करते होंगे। जहां PDF डाउनलोड करते हैं ना, वही बगल में एक आया होगा नोट्स का, एक और प्रैक्टिस सेट का ऑप्शन आया है ना। आज हम दे देंगे 9 से 10 बजे दिन के बीच ही, आप लोग देख लीजिएगा, आज हम दे देंगे पक्का। हाँ हाँ, तो वहीं आपको दे देंगे PDF, ठीक है? इसी में आपको PDF मिलेगा, दूसरा वाला जो खाली रहता है उसमें PDF डाल देंगे आज। किसका? MCQ का, 9 बजे से 10 बजे के बीच, इस बात की गारंटी है। तो हाँ, असहयोग आंदोलन इसलिए कि 1919 का मॉन्टेग्यू चमस्फोट सुधार अधिनियम आया। उस अधिनियम के साथ गांधी जी ने क्या कहा और कांग्रेस ने क्या कहा? हमसे कोई सहयोग का उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये हमारे आशाओं के अनुरूप नहीं है। क्या? मॉन्टेग्यू चमस्फोट 1919 का अधिनियम। इसी वजह से 1920 में 21 में इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। एक हो सकता है ना कि असहयोग आंदोलन आखिर किस चीज का असहयोग? तो वही 1919 के एक्ट का, ठीक, असहयोग आंदोलन। इसमें जो आप लोग को याद रखना है भाई मेरे कि ये प्रस्ताव असहयोग का कहाँ पारित हुआ? तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्तावना पारित किया गया, नागपुर में। ठीक। नागपुर में क्या कहा गया? सरकार के साथ असहयोग करेंगे। उसमें कई सारे तरीके अपनाए गए, कर नहीं देंगे सरकार को, टैक्स नहीं देना है, सार्वजनिक वस्तुओं की, कपड़ों की होली जलानी है, ठीक है, ये सब। इस सार्वजनिक वस्त्रों की होली जलाने को लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा ये निर्मम बर्बादी है। तो गांधी जी ने क्या कहा उसके जवाब में कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये बात गांधी जी ने कहा था जवाब में। किसके जवाब में? जब टैगोर जी ने, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था ये निर्मम बर्बादी, ऐसा मत करो। कई सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। आपको अगर याद रखना हो तो 2-4 नाम याद रख सकते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू, CR दास, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। इतना याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। वैसे सिफुद्दीन किचलू, आसफ अली, टी प्रकाशम, इनका भी नाम चाहे तो साथ में रख सकते हैं, लेकिन एक माइंड में रखिएगा, ठीक है? असहयोग आंदोलन प्रारंभ किस तारीख को हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था, ठीक।
और बाकी इसमें कुछ है नहीं। और असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन पूरे देश भर में चल ही रहा था, ठीक है। तभी गांधी जी ने कह दिया था कि आंदोलन जो होगा सबसे पहले हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी, पूर्णतः अहिंसापूर्ण आंदोलन होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को पता है एक घटना घट गई, कौन सी? चौरी चौरा कांड नाम से। कब घटी थी? 5 फरवरी 1922 को। तारीख याद रखेगा क्योंकि अब तारीख पूछने लगा है ये सब वाला, मतलब 1915 सबके बाद का सारा तारीख पूछता है कभी भी। और कहाँ हुआ था? संयुक्त प्रांत, जहां आज यूपी है, यूपी के गोरखपुर में, ठीक है, चौरी चौरा नामक स्थान पे। दरअसल चौरी चौरा स्थान नहीं था, चौरी और चौरा 2 गांव था, उसके बीच में हुआ था, तो दोनों गांव को मिला करके चौरी चौरा हुआ। ये कि भगवान अहीर के नेतृत्व में एक दल जुलूस निकाल रहा था, असहयोग आंदोलन से जुड़ा एक दल जुलूस, शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहा था। पुलिस ने क्या किया? लाठीचार्ज कर दिया। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भीड़ गुस्सा हो गई। जब भीड़ गुस्सा हो गई तो भीड़ ने क्या किया? सारे पुलिस को दौड़ाना शुरू कर दिया, और वो लोग जब जेल थाने के अंदर भाग के गए, इन लोगों ने बाहर से थाने को आग लगा दिया। और जब पुलिस वाले थाने से बाहर निकले जान बचाने के लिए, तो इन सबको उठा उठा के वापस थाने के अंदर फेंक दिया। और फाइनली क्या हुआ कि 22 पुलिसकर्मी जल के राख हो गए। बस थानेदार और 21 हवलदार, यानी कि 22 टोटल मारे गए। तो गांधी जी ने क्या किया? बारदोली में उस वक्त गांधी जी थे, और वहीं पे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। और फाइनली कब समाप्त हो गया असहयोग आंदोलन? 12 फरवरी 1922 को समाप्त हो गया। हालांकि गांधी जी के इस कदम की कई नेताओं ने आलोचना किया, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने जम के आलोचना किया। लेकिन गांधी जी तो गांधी जी हैं, उन्होंने बोला ना, ठीक है। आपका ठीक वाला पीडीएफ भी पीडीएफ में नहीं रहता है। कौन सा ठीक वाला? चलिए, बाकी गांधी जी को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, और ठीक है फिर हालांकि गिरफ्तार इनको 6 साल के लिए किया गया था गांधी जी को, लेकिन गांधी जी को स्वास्थ्य कारणों से जेल में बीमार पड़ गए बेचारे, तो 2 साल बाद ही 5 फरवरी 1922 को 24 को ही जेल से रिहा कर दिया गया। 10 मार्च 22 को गिरफ्तार किया गया 6 साल के लिए, बट 5 फरवरी 24 को 2 साल बाद ही क्या किया? इनको जेल से रिहा कर दिया। उसके बाद सुनिए क्या हुआ। ज्यादा इस सब में डिस्कशन में नहीं पढ़ना, मैं टिक लगा दूंगा। कांग्रेस ने क्या किया उसके बाद? 1919 का विधान ये आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। उस सुधार के तहत क्या हुआ? अनाउंस किया गया चुनाव, कि अब चुनाव होगा केंद्रीय विधानसभा में और प्रांतीय विधानसभाओं में, ठीक है, पूरे देश भर में चुनाव होंगे। तो कांग्रेस के कुछ सदस्य, जिसमें मोतीलाल नेहरू और सीआर दास थे, चितरंजन दास थे, इन लोगों ने कहा कि हमें चुनाव में भाग लेना है। क्या करना है? चुनाव में भाग लेना है। लेकिन जैसे सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम तो पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन ही चलाए थे 1919 के एक्ट के विरोध में, अब आप कह रहे हो उसी एक्ट के तहत होने वाले चुनाव में हम भाग लेंगे, तो इससे तो यही संदेश जाएगा ना कि कांग्रेस भी उस एक्ट को समर्थन कर रही है। तो सीआर दास ने कहा नहीं 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 नहीं, आप लोग समझे नहीं, अभी तक हम लोग सड़क पर रह करके विरोध कर रहे थे 1919 के एक्ट का, अब हम लोग क्या करेंगे? 1919 के एक्ट के तहत होने वाले चुनाव में भाग लेके चुनाव जीत के विधानसभा में जाएंगे, और वहां जाके अंदर से उसका विरोध करेंगे, बाहर विरोध अंदर भी विरोध, यह रणनीति का पार्ट होगा। तो फाइनली इस बात को लेकर कांग्रेस में विवाद हो गया, और उस विवाद के कारण क्या हुआ? 1922 के गया अधिवेशन में सीआर दास ने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस को भाग लेना चाहिए, लेकिन बहुमत से यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। बस फिर क्या था? अध्यक्ष पद से सीआर दास ने त्यागपत्र दे दिया, और एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बना ली, जिसको हम लोग प्राइमरली स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं ना। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन बोलता है इतना लंबा? सब कांग्रेस बोलता है, या भारतीय जनता पार्टी बहुत कभी लोग बोलता है, सब ज्यादा तो बीजेपी बोलता है या भाजपा बोलता है, शॉर्ट बोलने का आदत होता है। इसका पूरा नाम क्या था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। जो हम टिक लगाते हैं वो पीडीएफ में नहीं रहता है, कभी कभी मिट जाता होगा, ठीक है, आज रह जाएगा, आज पक्का रहेगा, ठीक। बाद में इसी पार्टी को स्वराज पार्टी कहा जाने लगा, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, कहा गया, मोतीलाल सीआर दास, और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया? परिषदों में प्रवेश करके क्या किया? अंग्रेजी सरकार का और उसकी नीतियों का और 1919 के एक्ट का विरोध करना शुरू किया। सफल रणनीति था, ठीक है। बाकी इसके साथ कई और लोग थे, नाम याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं, 2 नाम पर याद रहेगा, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। विठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा, हकीम अजमल खां, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, इतने लोगों का याद रखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और है,
इन लोगों ने, जिन लोगों ने कहा कि हाँ कांग्रेस को शामिल होना चाहिए, इन लोगों को परिवर्तनवादी कहा गया। परिवर्तनवादी क्यों कहा गया? क्योंकि ये लोग कांग्रेस की रणनीति में परिवर्तन चाहते थे। क्योंकि पहले अभी तक कांग्रेस क्या कर रही थी? 1919 के एक्ट का विरोध कर रही थी। और गुड मॉर्निंग रूबी, गेमिंग स्ट्रीट, टेक गेमिंग स्ट्रीट, आपको भी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। सॉरी अगर हम गुड मॉर्निंग आप लोग को ग्रीट नहीं कर पा रहे, तो मुझे जल्दी से कंप्लीट कराना है आप लोग का हिस्ट्री। मुझे कल बहुत झाड़ लगा है, मैं बहुत लेट चल रहा हूँ ग्रुप में, कि सारे सर का कंप्लीट हो जाता है, आपका छोड़ करके एक बैच नहीं ठीक से कंप्लीट कराते हैं। बताइए इतना डांट लगता है, आप लोग को डांट नहीं लगता, मतलब बातें होती हैं। तो परिवर्तनवादी कहा गया इन लोगों को। क्यों परिवर्तनवादी? क्योंकि ये लोग कांग्रेस की रणनीति में परिवर्तन चाहते थे, और जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, जैसे वल्लभ भाई पटेल, कौन और क्या बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद वगैरह, उन लोगों को क्या कहा गया? अपरिवर्तनवादी कहा गया। तो परिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना पर्याप्त रहेगा, ठीक है, जो टिक लगाए हैं। उसके बाद एक चीज, स्वराज दल का केंद्रीय विधानसभा में मोहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन किया था, ठीक है। 1923 में फिर कांग्रेस के विशेष अधिवेशन हुआ, कहाँ? मौलाना आजाद की अध्यक्षता में, जहां स्वराज पार्टी को मान्यता दे दी गई। कांग्रेस ने बाद में फिर समझा कि कांग्रेस में फूट डालने से अच्छा है जो लोग स्वराज पार्टी के तहत चुनाव लड़ना चाहते हैं उन सबको अनुमति दे दो, नहीं तो सूरत की तरह कांग्रेस फिर टूट जाएगी। और ये जो हुआ था सम्मेलन सितंबर 1923 में दिल्ली में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना आजाद ने की थी। मौलाना आजाद जो है किए थे। मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, याद रखिएगा। फाइनली नवंबर 1923 में क्या हुआ? चुनाव हुआ, और कांग्रेस स्वराज पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन में उन्होंने केंद्रीय विधानमंडल की 101 निर्वाचित सीटों में से कितनी सीटें जीत ली थी? 42 सीटें जीत ली थी। देख लीजिएगा, कभी कभी पूछता है उतना अगर यदि। हाँ, मध्य प्रांत में इनको स्पष्ट बहुमत मिला था। मध्य प्रांत मतलब जहां आज एमपी है, मध्य प्रदेश है। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे। और इनकी सबसे बड़ी सफलता ये नहीं थी, सबसे बड़ी सफलता ये थी कि ये विट्ठल भाई पटेल को क्या किए थे? केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाने में सफल हो गए थे। कहीं ये लिखा हुआ नहीं है? चलिए कोई बात नहीं है। ये सारा इंग्लिश में नोट है। हाँ, स्वराज्यों की उपलब्धि बोल के है, जो स्वराज पार्टी की उपलब्धि है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज याद रख लीजिएगा कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष, स्पीकर चुना गया। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन 25 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, और इस मृत्यु के कारण क्या हुआ कि स्वराज पार्टी को बहुत धक्का लगा, नेतृत्व ही खत्म हो गया। टॉप ऑर्डर ढहने से क्या होता है? कई बार लड़खड़ा जाता है, ठीक है। कैसे बनाया जाता है, देखिए नोट्स कैसे बनाइएगा, हे भगवान। सभा, तो सभा अंजुम सुनिए। आप लग रहा है पहले के क्लास में आप नहीं आते थे। कुछ नहीं, अभी इस लेक्चर को सुनिए, और बाद में इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा, और उस वक्त तक ये नोट्स भी आपके हाथ में होगा। फिर आप इसमें से महत्वपूर्ण को चुन करके अपने से नोट डाउन करिएगा। अब कैसे चुनिएगा महत्वपूर्ण? तो मैंने कुछ इंसाइट आप लोगों को मिल सका उसके लिए टिक लगा दिया है, पर इसका ये मतलब नहीं जहां टिक लगाया वही इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मत छोड़िएगा। उसके अलावा अगर इस में से कुछ लगे, जैसे कि 1919 के अधिनियम की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी, मूडीमैन समिति, तो चाहे तो मूडीमैन समिति भी आप लोग लिख सकते हैं, पर आमतौर पर नहीं पूछता है इतना डीप, तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग चल सकते हैं, हो जाएगा 1919, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अब देखिए 3 षड्यंत्र केस याद करना है। कौन कौन से षड्यंत्र? पेशावर षड्यंत्र, उसके बाद कौन सा? कानपुर षड्यंत्र, और लास्ट में फिर मेरठ षड्यंत्र। ये तीनों जो षड्यंत्र हुए थे किसके खिलाफ हुए थे? कम्युनिस्टों के खिलाफ हुए थे। यही पूछता है किसके खिलाफ हुए थे? कम्युनिस्टों के खिलाफ हुए थे। नेता वेता पूछता नहीं है, ठीक। और या तो क्रोनोलॉजी लगाने के लिए देता है कि पहले कौन उसके बाद कौन। सबसे पहले कौन सा षड्यंत्र हुआ था? वो हुआ था पेशावर षड्यंत्र, कम्युनिस्ट के खिलाफ हुआ था पेशावर षड्यंत्र, ठीक। ये कम्युनिस्टों के खिलाफ हुआ था 1923 में। देन फिर कानपुर षड्यंत्र हुआ था 1924 में। ये भी था वही, कम्युनिस्टों के प्रभाव को रोकने के लिए चलाया गया था, ठीक है। और हाँ, अब अगर आप लोग को नेता याद करने का मन कर ही जाए तो यहाँ देखिए किनके खिलाफ था। मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ, पर देख लेना आप लोग।
ऐसे डांगे मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता। एक दो बार पूछा हुआ इनमें से किसके खिलाफ नहीं था, एक बीच में वल्लभ भाई पटेल डाल देगा, तो उनके खिलाफ नहीं था। तो चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कानपुर षड्यंत्र या कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पेशावर पहले हुआ था, कब हुआ था, 22-23 में, और कानपुर कब हुआ था, 1924 में। इसके बाद एक षड्यंत्र और हुआ था, वो हुआ था मेरठ षड्यंत्र। मेरठ षड्यंत्र बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, 1929 से 33 के बीच चला था, क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय जो ख्याति प्राप्त कुछ लोगों ने भी इसमें कमेंट किया था कि अंग्रेज सरकार गलत कर रही है, जिसमें कि आप लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे और एक रूजवेल्ट का नाम सुने होंगे। रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। इन लोगों ने बोला था कि ठीक नहीं कर रहा है ये लोग पे षड्यंत्र चला करके। किसके खिलाफ था? हाँ, कांग्रेस कार्यकारिणी ने साम्यवादियों की मदद के लिए एक केंद्रीय सुरक्षा समिति भी गठित किया था अपनी ओर से कि हम रक्षा करेंगे इन लोगों की, ठीक है। और इन लोगों को जेल में डालने के लिए सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल लाया था और इसी बिल के तहत इस सबको जेल में डाल दिया था, ठीक है। और ताकि कम्युनिस्ट पार्टी को पूरा तोड़ दिया जाए। बाद में 1935 में पीसी जोशी ने पार्टी को पुनर्संगठित किया, ठीक है। और आगे चल के एक सौम्येंद्र नाथ टैगोर हुए, जिन्होंने क्या किया, एक अपनी अलग कम्युनिस्ट पार्टी बना ली, क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किया। ये एक दो बार पूछा हुआ है कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया? सौम्येंद्र नाथ टैगोर ने। सौम्येंद्र नाथ टैगोर ने कौन से दल का गठन किया? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल। कब किया? तो कब किया था बताइए, 1934 या 35 में? तो 1934 में, ठीक है। ये तीन मेरठ षड्यंत्र, सबसे पहला कौन था? कानपुर नहीं, पेशावर षड्यंत्र, फिर कानपुर षड्यंत्र, फिर मेरठ षड्यंत्र, ठीक। हासिन सर, जैसे 4.0 में पीछे का 1 2 3 सबको पढ़ने का मौका मिला, वैसे ही 5.0 में कन्वर्ट करवा दीजिए प्लीज। अगर आपने लिया है महापैक तो आप ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं। छाया, आप इतना फास्ट क्यों हो जाते हैं? थोड़ा स्लो पढ़ाओ ना। हाँ ठीक है, थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं। अगर आप लिए हैं महापैक, महापैक लेने के लिए बोला जाता है ना, महापैक का यही तो फायदा है कि आप कोई भी में इनरोल हो सकते हैं, तो ऑटोमेटिक। और अगर महापैक नहीं लिए हैं तो आपको दुनिया की कोई शक्ति कन्वर्ट नहीं करा पाएगी 5.0 में। चलिए ठीक है, थोड़ा और स्लो हो जाता है। देखिए, उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, जब गांधी जी ने क्या किया था, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। महापैक नहीं लिए फरार, कोई बात नहीं है, क्या कीजिएगा, 4 गो थी क्लास करने से ये नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता है। मतलब एक की बार बार एक ही क्लास कर रहे हैं, आप जो पढ़ लिए हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए, बात को समझिए, बार बार खुद से रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो जब सारे जो युवा नेता थे उस वक्त, वो सब गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन चला रहे थे। पूरा देश में आंदोलन चल रहा था, और बीच में कहीं एक जगह चौरी चौरा में, जिसको कि नाम भी लोग नहीं जानता था, ठीक है, वहां पे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने पुलिस वालों को जला दिया, और इससे गांधी जी ने पूरा आंदोलन वापस ले लिया। तो जो युवा थे पूरे देश भर के, जो गांधी जी के पीछे सब कुछ स्कूल कॉलेज छोड़ के पड़े थे, पीछे पड़े थे, मतलब उनके साथ थे, उन सबको वो धक्का लगा कि ये क्या मतलब है, ठीक। तब उन लोगों ने क्या किया, अपना एक अलग बोला कि अब कांग्रेस के साथ मिलके कुछ नहीं होगा, अब हम लोग को अपना प्रयास करना होगा, क्रांतिकारी संगठन खड़ा करना होगा। और फिर गठित हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का 1924 में। कहाँ गठन हुआ? पहले तो 1 अक्टूबर 1924 को हुआ था, और कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था, ठीक। इसमें कुछ नाम आप लोग को, एक आध गो नाम याद रख लीजिएगा। सचिन सन्याल का नाम याद रख लीजिएगा, भगवती चरण बोहरा का, चंद्रशेखर आजाद का तो भूलिएगा भी मत, राम प्रसाद बिस्मिल का याद कर लीजिएगा, भगत सिंह का, इन सब का नाम याद रख लीजिएगा कि ये सब जितने भी क्रांतिकारी बड़े नेता थे वो सब शामिल थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के गठन में, ठीक। उसके बाद क्या हुआ सुनिए, गठन तो हो गया कानपुर में, अब इसको अपनी गतिविधि चलानी थी। इस गतिविधि चलाने के लिए क्या करना था, अंग्रेजों पर हमले हमले करने थे, उसके लिए पैसा चाहिए था। इन लोगों ने क्या किया कि इसका आदर्श वाक्य वही था कि संयुक्त राज्य भारत बनाना है, भारत को आजाद कराना है, प्रत्यक्ष ये वो, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, ट्रेन लूटने का प्लान बनाया, और काकोड़ी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को एक डाउन ट्रेन को लूट लिया, ठीक। लेकिन ये सबकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। क्यों?
क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने धीरे धीरे धरपकड़ करके इसमें से एक दो को छोड़ के सबको गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया, और लूटने के बाद जब धरपकड़ शुरू हुआ तो इन पर काकोरी षड्यंत्र के तहत मुकदमा चला था। याद रखिएगा, षड्यंत्र कई है, लाहौर षड्यंत्र है, दिल्ली षड्यंत्र है, लेकिन जो काकोरी षड्यंत्र है वो किसके लिए है? क्रांतिकारियों पर है। और जो पेशावर, कानपुर और मेरठ षड्यंत्र था वो किसके लिए था? वो कम्युनिस्टों के लिए था। ठीक है, इतना सा जो है याद रखिएगा, ये डिस्टिंक्ट कर लीजिएगा। इसमें से 17 लोगों को लंबी सजाएं भी याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखना इन 4 को, जिनको कि नहीं 4 को आजीवन कारावास नहीं, हाँ 4 को आजीवन कारावास मिला, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फांसी मिला कुछ को, जिसमें कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, रोशन सिंह थे और राजेंद्र लाहिरी थे। 4 लोगों को फांसी दे दी गई, ये याद कर लीजिएगा। हालांकि चारों को एक साथ फांसी ना देके अलग अलग जेल में फांसी दिया गया था। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में, रोशन सिंह को नैनी में यानी इलाहाबाद के पास, और राजेंद्र लाहिरी को गोंडा में फांसी दिया गया था। पर इतना डिटेल मत याद करिएगा, एक बार पूछा था, यूपी में पूछा था, चारों को कहाँ कहाँ फांसी दिया था, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए। बट आप लोग के एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा डीप में। हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि किनको किनको फांसी दी गई थी, याद रख लीजिएगा नाम, काकोरी षड्यंत्र नहीं, हाँ काकोरी षड्यंत्र केस में। ठीक है, अब आप खुद ही समझ पा रहे होंगे, 17 लोग को लंबी सजा हुआ, 4 को तो उम्र कैद दे दिया और 4 को फांसी दे दिया गया, तो एचआरए क्या हुआ? पूरी तरह से टूट गया। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इन लोगों ने कानपुर में बनाया हुआ था, उसकी पूरी की पूरी कमर टूट गई। फिर क्या था? अच्छा, इसमें कुछ एक दो है कि जैसे इन सब के बचाव के लिए, हालांकि बचा तो नहीं पाए, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था। काकोरी केस में बचाव समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से पहले जब दिया गया था दूध पीने, तो इन्होंने कहा था अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा। ये कौन बोला था? ये एक बार सवाल पूछा था, इसलिए लिख दिया मैंने कि आप लोग कर लेना कि ये कहा था किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ठीक है, क्या पता दोबारा पूछा, और इसको याद रखना ज्यादा मुश्किल है नहीं। इस शब्द को एक दो बार पढ़िएगा तो वैसे भी याद रह जाएगा, क्योंकि बहुत कोई फैक्ट या तारीख है नहीं, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को याद करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। चलिए, तो जब एचआरए का गठन किया गया था कानपुर में, और एचआरए ने अपना संपत्ति जुटाने के लिए लूट का सहारा लिया, और वो एक फेल प्लान था, तो क्या हुआ? एचआरए का पूरा कमर टूट गया। तो वापस से इसको संगठित किया एचआरए को चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, और अब इसका नाम एचएसआरए कर दिया गया, बीच में एस जोड़ा गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पहले से था, बीच में सोशलिस्ट जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया। और ये कहाँ हुआ था? ये चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुआ था, और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ था। ठीक है, एचएसआरए का। इसमें कुछ नए लोग शामिल हुए, जो बच गए थे वो लोग तो थे ही, एचआरए वाले थे ही, जैसे भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह वगैरह थे ही। कुछ नए लोग आए, विजय कुमार आए, शिव कुमार, जयदेव कपूर, सुखदेव आए, पर उतना याद रखने का कोई जरूरत है नहीं। किसके नेतृत्व में गठन किया गया था? तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठन किया गया था, ये याद रखिएगा। एचएसआरए का कब किया गया था? 28 में किया गया था। ठीक, ये याद रखिएगा। और कहाँ किया गया था ये याद रखिएगा, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया गया था। ठीक है, नहीं पता मुझे अंजलि ये किसका कोड है। और एचएसआरए ने इस बार क्या किया था कि एचएसआरए का एक ही उद्देश्य था, एक ये चीज कि अब हम लोग लूटपाट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो हम लूटपाट से नहीं जीत पाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार ले जाके हम नहीं जीत पाएंगे। हमें कुछ और तरीके अपनाने होंगे जिससे हथियार का प्रयोग, बम बारूद का प्रयोग ना करें। लेकिन प्रॉब्लम है कि इतना दिन तक गोली चलाए थे तो गोली हाथ से छूटा था नहीं। क्योंकि जब भी गुस्सा आता था तो इन लोगों को लगता था क्या, अंग्रेजों का अत्याचार जब देखते थे तो लगता था कि सबको निपटा ही देते हैं। तो आगे चल के पढ़ेंगे, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो साइमन का विरोध किया था सबने, साइमन वापस जाओ, उसका विरोध एचएसआरए ने भी किया था। लेकिन हुआ क्या कि उसमें लाठी चार्ज में आप लोगों को पता है कि एक कांग्रेसी नेता की मृत्यु हो गई, उनको शेरे पंजाब बोलते थे, लाला लाजपत राय। इससे एचएसआरए के सदस्यों को बहुत बुरा लगा कि ये मतलब हमारे गौरव पर हमला है, शेरे पंजाब की हत्या कर दी गई और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। बस फिर क्या था, 17 दिसंबर 1928 को जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था सैंडर्स ने, उसको उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। ठीक है, किसने कर दिया?
17 दिसंबर 1930 को गए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु गए और सैंडर्स को गोली मार के आ गए। ठीक है, तो खैर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध अभियान के दौरान लाठीचार्ज करवाया था और उसी में क्या हुआ था, उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है। तो सैंडर्स की हत्या हो गई। अब ये एक नॉर्मल घटना था, इसी हत्या को लाहौर षड्यंत्र केस नाम देगा अंग्रेज, और इसी को बेस बना के भगत सिंह को फांसी दी गई थी, इसलिए इसको पहले पढ़ लिए सैंडर्स की हत्या। आगे चलते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, तो लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। लाला लाजपत राय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ थे? अमेरिका की यात्रा पर गए थे। एक बार पूछा था कि इसमें से कौन अमेरिका की यात्रा पर गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। इन्होंने मेजनी गैरीबाल्डी, ये इटली का एकीकरण जब पढ़िएगा ना तो उसके ये नेता थे लोग, मेजनी गैरीबाल्डी लोग। शिवाजी को जानते ही हैं, शिवाजी, कृष्ण, इन सबके जीवनी पर किताब लिखा था इन्होंने। और ये एटक के, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष थे, जो 1920 में अध्यक्षता किया था इन्होंने। 1920 में गठन हुआ था और ये पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, एटक के, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक, आज भी ये संस्था काम कर रही है, एटक। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, अब है सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड। तो देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेशन में दो कानून पास हो रहा था, एक पब्लिक सेफ्टी बिल, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल। दोनों कानूनों का उद्देश्य था मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को कम करना और उद्योगपतियों के हाथ थोड़े मजबूत करना। इन दोनों कानूनों का उद्देश्य था। ठीक, तो इन लोगों को लगा, HSRA के सदस्यों को लगा कि इसके बारे में अवेयरनेस जनता के बीच फैलाना जरूरी है कि देखिए आपके साथ क्या किया जा रहा है। तो दो व्यक्ति, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल को 1929 को, जब इस वक्त बिल पास किया जा रहा था, उस पर बहस चल रही थी, उसी समय उन्होंने बम फेंका जाके अंदर। बम लेके गए हुए दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, बम मार दिए। किसी को मारना उद्देश्य नहीं था, इसलिए उन्होंने खाली बेंच जिधर था उधर बम फेंका। तो बाद में ये लोग चाहते तो भाग सकते थे, भागे नहीं, और इन्होंने ये पर्चा बांटा जिसमें लिखा था बहरे कानों को सुनाने के लिए बम के धमाके की जरूरत पड़ती है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद अब कोई मरा तो था नहीं, कोई घायल भी नहीं हुआ था, तो इस आधार पर फांसी दे नहीं सकते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, बटुकेश्वर दत्त शामिल थे नहीं किसमें, लाहौर षड्यंत्र केस में, वही जब उसकी हत्या हुई सैंडर्स की। तो बटुकेश्वर दत्त को तो पहले लंबी सजाएं हुई और भगत सिंह को उसी केस में फांसी दे दी गई, लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, बम के साथ फेंके गए पर्चे में HSRA का एक संदेश था, बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब बम फेंका, 2 बिल पास किए जाते, कौन कौन था, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल था और एक कौन सा था, एक था पब्लिक सेफ्टी, एक था सेफ्टी बिल। ठीक है, 2 बिल था, दोनों बिल के विरोध में इन लोगों ने, कब हुआ ये घटना, तो तारीख याद रखेगा और दोनों का याद रखेगा। भगत सिंह तो याद रहेगा, बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को। फिर आता है लाहौर षड्यंत्र केस, वही सैंडर्स की हत्या, और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और HSRA के अन्य सदस्यों पर मुकदमा चलाया गया। उसके बाद इन लोगों ने राजनीतिक कैदी का मांग के लिए भूख हड़ताल भी किया था, और भूख हड़ताल के 64वें दिन एक क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी, जतिन दास। अब देखिए, पकड़ के सीधे फांसी पे तो टांग नहीं दिया, जेल में रखा था। जब तक जेल में रखा था भगत सिंह लोगों को, तो इन लोगों ने बोला हमें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, और अंग्रेज राजनीतिक कैदी का दर्जा देना नहीं चाहते थे। राजनीतिक कैदी का दर्जा का मतलब क्या होता है, इससे पता चलता है कि ये लोग सीधे सरकार से लड़ रहा है और सरकार की लेजिटिमेसी को नहीं मानता है, सरकार की जगह खुद की लेजिटिमेसी को मानता है। मतलब राजनीतिक कैदी के लिए थोड़ा सा ये बढ़ जाता है, सुविधाएं बढ़ जाता है, सुविधाएं मतलब अलग तरह का सुविधाएं, क्योंकि और इससे क्या होता है ना नुकसान सरकार को, कि सरकार को ये मानना पड़ता है कि हाँ देश में कोई कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मानता है कि वही खुद सरकार है और वो हमारे वैधता को नहीं मानता है, हमको ओरिजिनल सरकार नहीं मानता है। इस मामले में इससे संदेश जाता पूरी दुनिया में, और इसका उद्देश्य कुछ खास नहीं था। तो बाकी जो है अंग्रेज इसलिए देना नहीं चाहते थे। तो क्या हुआ, जतिन दास, सबने भूख हड़ताल किया, जतिन दास का 64वें दिन मृत्यु हो गया। सोच के देखिए, 64 दिन तक भूखे थे ये। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त को जेल में आजादी के बाद उनको छोड़ा गया था। बटुकेश्वर दत्त को बाद में भारतीय जनता और भारत सरकार सबने भुला दिया, और पता अपना जीवन जीने के लिए उन्होंने
लिटरली दिहाड़ी पर मजदूरी किया था उसके बाद, और जब मरने लगे, मतलब बीमार पड़ गए थे, तब जब पेपर में खबर आया कि मरने की स्थिति में है बटुकेश्वर दत्त, तब उस वक्त की सरकार को सूझा कि ये तो गलती हो गया, इनको पूरा जीवन मजदूरी करा दी हम लोग, तो गलत मतलब ध्यान ही नहीं दिए। तब उनका इलाज के लिए जब गया कि आपको इलाज करवा देते हैं, बोले अब हम क्या करेंगे इलाज करा के। बोला बताइए तो हम क्या कर सकते हैं। बोला बस एक काम कर देना, और कुछ नहीं चाहिए हमको, बस लगेगा कि मेरे साथ न्याय हुआ है जीवन में। बोला क्या। बोला हमको एक ही चीज का मलाल है पूरा जिंदगी, कि भगत सिंह के साथ हमको फांसी क्यों नहीं दिया गया, हम भी उनके साथ शहीद होते। तो मेरा अंतिम संस्कार भगत सिंह के जहाँ पे समाधि है ना, भगत सिंह का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ है, उसके ठीक बगल में कर देना। ये होता है व्यक्तित्व। मरते समय भी आपको अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद होता है ना, मरने के बाद भी, है जो भी है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 23 मार्च 1931 को, डेट याद रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया। ठीक है, चलिए। बाद में HSRA के सदस्य जो चंद्रशेखर आजाद थे, जो काकोड़ी षड्यंत्र केस से भी बच गए थे, लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच गए थे, अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ, पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए थे। हालांकि इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, पर हाँ ये था कि अगर नहीं मारते तो पुलिस मार देती, क्योंकि बच के भागने का कोई तरीका नहीं था, अब चारों तरफ से घिर चुके थे। एक दूसरा बात, अब दूसरा बात कहने का मतलब कि हाँ, ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, पहले चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी, देन उसके बाद भगत सिंह को फांसी हुई थी। ये 27 फरवरी का बात है, और वो 23 मार्च का बात है। 23 मार्च को फांसी दी गई थी भगत सिंह लोगों को, 23 मार्च को दिया गया था। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी कभी कभी क्लोज में दे देता है तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, भगत सिंह ने 1926 में यंग इटली के तर्ज पर नौजवान भारत सभा बनाया था। दरअसल इटली का एकीकरण करने के लिए मैजनी ने क्या किया था, वहां पे एक संगठन बनाया था युवाओं का, यंग इटली नाम से, और वहां इटली के युवाओं को प्रेरित किया था कि आओ अपने देश को यूनाइट करो, एकीकृत करो इटली को, इटली का एकीकरण करो, जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ था यूरोप में। ठीक है, तो पूछता है कभी कभी भारत नौजवान सभा का गठन किसने किया था, तो याद रखिएगा भगत सिंह ने किया था, 1926 में किया था। ठीक है, 1926 में किया था और भगत सिंह ने किया था, इतना याद रखना है। अब एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है, चटगांव शस्त्रागार कांड है, बंगाल में सूरीसेन, जो गांधीवादी विचारों से प्रेरित थे, लेकिन इनको लगा ये भारत के भीतर आजाद हिंद फौज समझ लीजिए एक तरह का। इन्होंने सोचा कि अब एक आर्मी बनानी होगी, देश को आजाद करना है, तो और इन्होंने एक आर्मी बना डाली, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नाम से, IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। और इन्होंने क्या किया, चटगांव में जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, चटगांव में शस्त्रागार था, आर्टिलरी था, जो हथियार वगैरह रखे थे, उस पर छापा मारा। ठीक है, और छापा मार करके सारे हथियार को जब्त कर लिया। चूंकि ये टीचर थे तो इनको मास्टर दा भी लोग बुलाते थे प्यार से, टीचर थे मास्टर दा बुलाते थे, दा जानते हैं, दादा बोला जाता है, दादा कोई शॉर्ट में दा बोला जाता है मतलब। ठीक है, इनके साथ कुछ लोग थे जिनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एक दो नाम याद रख लीजिएगा, प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त, इन दोनों का नाम मत भूलिएगा। बाकी अगर आप लोग को याद रखने का मन होगा तो सारा याद कर लीजिएगा, नहीं तो इन दोनों का नाम तो कम से कम याद रखिएगा, प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त का नाम। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया और सारे जो है हथियार जब्त कर लिए। ठीक, लेकिन बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और 13 फरवरी 1933 को, या कम से कम 1933 को याद रखिएगा, सूरीसेन को फांसी दे दी गई, और इन्हें 1934 में फांसी दे दिया गया। बाकी जो है, ठीक है, प्रीतिलता वाडेकर, जिनका नाम बोले थे नहीं भूलने, इन्होंने चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पे छापा मारा, लेकिन दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, उधर से अंग्रेज जो है गोली चलाए, इधर से ये लोग गोली चला रहे थे, तो उसी जो है आमने सामने का फायरिंग में प्रीतिलता वाडेकर की मृत्यु हो गई। ठीक है, एक दो और महिलाओं के बारे में याद रख लीजिए, क्योंकि अब महिला क्रांतिकारियों से सवाल पूछने लगा है बहुत ज्यादा अलग अलग एग्जाम में। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास मिला था, क्या, क्योंकि इनको गिरफ्तार किया गया था सूरीसेन के साथ, पर महिला होने के कारण इनको क्या किया, फांसी पर अंग्रेजों ने नहीं लौटाया, लेकिन लटकाया, लेकिन इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। सुनीति चौधरी और शांति घोष, इन दोनों ने तो कमाल ही कर दिया था, एक जज को ही निपटा, एक थी DM को निपटा दिया, जिला अधिकारी को निपटा दिया 1931 में। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में राज्य का जो गवर्नर था,
गवर्नर आया, दीक्षांत समारोह चल रहा था, उनको दिया सर्टिफिकेट कि आप पास हो गई, मुबारक हो। बोली थैंक यू, ली और गोली निकाल के सीधा उनको मार दिया, हालांकि बच गया। निशाना ठीक से लगा नहीं था। ठीक है, भिकाजी रुस्तम कामा, इनको भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। ठीक है, इनके तो कमाल के रहे योगदान, पर जो याद रखने वाली चीजें है, भिकाजी रुस्तम कामा, इन्हें भारतीय क्रांति की माँ, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में समाजवादी कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में भारतीय झंडे को फहराया था, स्टुटगार्ट में। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन, छाया, सर आप पढ़ाते हो पर हमारे नोट्स कंप्लीट नहीं बन पा रही है, और भी क्लासेस है, रिवीजन करना होता है, क्लास लेट हो गई है, तो क्या आप पढ़ाओ ना, चैप्टर क्लियर सिर्फ मत करो। पढ़ा तो रहे हैं भाई, पढ़ा तो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि साइमन कमीशन सब दे देते हैं, आप लोग खुद कर लेना, ऐसा तो नहीं बोले हैं, एक एक चीज पढ़ा ही रहे हैं। हाँ, एमसीक्यू बोले यहाँ नहीं करवाएंगे, एमसीक्यू का नोट्स दे देंगे, और जैसे ही मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं एमसीक्यू भी करा दूंगा आप लोगों को, ये तो मैंने कहा ही है। एक मिनट, ताकि एक क्लास जो ये होने का दबाव ना रहे, कई बच्चे हैं कि जल्दी से ठीक है। देखिए अंजलि का मैसेज आया है, कब हिस्ट्री कंप्लीट होगा। हम समझ सकते हैं आप लोग के क्लासेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पर थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है। ठीक है, कितना घंटा पढ़ते हैं आप लोग, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करिए। ठीक है, हम समझते हैं आप लोग के साथ समस्या कि आप लोग को और भी पेपर कंप्लीट करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय निकालिए। अभी नहीं निकालिएगा तो कब निकालिएगा। मेरा भी एसएमएस पढ़िए, मंटू राज पढ़ तो लिए, 8 आवर हो जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़िए, 2 घंटे 3 घंटे और पढ़िए, 8 घंटे ही पढ़ते हैं बस, 7 क्लास हो जाता है। अच्छा अंजलि, इसी वजह से तो हम जल्दी से क्लास को कंप्लीट करा दें, कम से कम एक क्लास तो कम हो आप लोग का, ताकि आप लोग को रिवीजन का समय मिले। ठीक है, चलिए साइमन कमीशन देखते हैं। साइमन कमीशन वही जिसके आने पर क्या हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 1919 में जो अधिनियम बना था, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, नेट भी नहीं रहता है, पढ़ाई के लिए फीस समझ लीजिए, थोड़ा पैक बढ़ा लीजिए। ठीक है, मतलब ज़्यादा डेटा वाला पैक लीजिए। क्या कीजिएगा, ऑनलाइन क्लास आप लिए हैं ना, तो ऑनलाइन क्लास के साथ जो कुछ रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करना होगा। 2 3 4 दिन रुक जाइए एमसीक्यू के लिए, क्योंकि 3 4 दिन में मैं एक बार हिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ ना, तो आप लोग को एमसीक्यू ठीक से प्रैक्टिस करा पाऊंगा। जैसे देखिए, एक बैच है हिस्ट्री का जो 11 बजे से चलता है, टीचर वाला, उसका ऑलमोस्ट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। तो इसी वजह से क्या पता है, उन लोगों का ना एमसीक्यू अब करा रहे हैं, जबकि एमसीक्यू लिस्ट में था नहीं, लेकिन हाँ जल्दी जल्दी कराए। वो लोग बोला सर जल्दी जल्दी पढ़ाइए, हम लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, तो मैंने भी तब खींचा जल्दी जल्दी। ठीक है, एक बार कंप्लीट हो जाए तो मैं करवा दूंगा।
चलिए, क्योंकि आप लोग को भी तो होगा कि हल्के फुल्के मूड में नोट्स बनाने का झंझट नहीं रहेगा एमसीक्यू में, आइएगा आराम से बनाइएगा। चलिए, साइमन कमीशन 1927-28, 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था उसके समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की गई। उसी कमीशन को कहा गया साइमन कमीशन। 7 सदस्यीय आयोग था जो 1927-28 में गठित हुआ और भारत आया। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। इसी वजह से इस आयोग का नाम क्या पड़ा? साइमन कमीशन पड़ा। कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हाँ, इसमें राज्य सचिव जो थे वो याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि साइमन कमीशन के समय भारत सचिव कौन था? वो बर्कन हेड था। कौन था? बर्कन हेड था। ठीक है, तो कांग्रेस ने क्या किया? साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया। क्यों विरोध करने का निर्णय लिया? बोला देखो भाई, तुम लोग जो है भारतीयों के लिए कानून कैसा हो उसकी समीक्षा करने आए हो, उस पर सुझाव देने आए हो, और एक भी इंडियन तुम्हारे कमेटी में नहीं है, तो काहे का मतलब? हमारे लिए कानून बन रहा है, हमारा प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। इसी आधार पे क्या हुआ? मद्रास अधिवेशन जो 27 दिसंबर 1927 को हुआ था, 27 को हुआ था, कांग्रेस ने साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया कि साइमन कमीशन का पूरा बहिष्कार करेंगे। और इस समय मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? M.A. अंसारी ने किया था। मद्रास अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जब पहले तो दो याद रखिए, एक चीज याद रखिएगा, साइमन कमीशन का विरोध का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया? मद्रास अधिवेशन में। एक दूसरा चीज कब हुआ था? 1927 में हुआ था। तीसरा चीज, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। ठीक है, ये 3 चीज याद रखिएगा। हाँ, वही तो, एग्जाम भी पास में, इसलिए जल्दी से कम कंप्लीट करा लें। हाँ, इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया आलोचना के लिए। क्यों? क्योंकि सारे अंग्रेज थे, गोरे थे सारे, इसमें कोई ब्राउन तो था ही नहीं, कोई भारतीय तो था ही नहीं। आगे तो अब देखिए, यहाँ पे कुछ दलों है, इसको याद नहीं करना है कौन कौन था इसके सपोर्ट में, कौन कौन ये था। आमतौर पे बहुत रेयर पूछता है ये चीज। ठीक है, तत्कालीन राजनीतिक दलों में लिबरल फेडरेशन, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, जिन्ना गुट आदि ने आयोग का बहिष्कार किया। केवल मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाले मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन व केंद्रीय सिख संघ ने इसका विरोध नहीं किया। बस इतना है अंतर कि कौन लोग विरोध किया, कौन लोग नहीं किया। बाकी कांग्रेस तो विरोध का झंडा लेके आगे आगे चल ही रही थी। ठीक है, आयोग ने क्या किया? 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी रिपोर्ट पर बैठक हुआ विचार करने के लिए। जिसको 3 गोलमेज सम्मेलन के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसमें से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस शामिल हुई थी। बाकी प्रथम और तृतीय का बहिष्कार किया था कांग्रेस ने। ठीक है, और उसी से जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जो निर्णय निकला, उस निर्णय को किस एक्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के रूप में सामने लाया गया। ठीक है, एग्जाम अगले महीने हो सकता है छाया, मार्च में। अच्छा, आप तो खुद ही लिखे हैं मार्च में। सर लोग तो यही बात कर रहे हैं। देखिए, हम ज्यादा दिमाग इस संबंध में लगा नहीं पाते हैं, तो हाँ, सर लोग जब आपस में हम लोग बैठते हैं, देखिए मारिया ने लिखा है कि मेरा बहुत सारा नोट्स नहीं बना हिस्ट्री में, और कोई बात नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत तो करना पड़ेगा मारिया, समझी मिस मारिया परवीन। और अब टाइम भी नहीं है जो नोट्स बनाए। ठीक है, तो फिर एक काम कीजिए, रिवाइज ही कर लीजिएगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा कर लीजिएगा। अच्छा, अंजलि ने कहा मई में होगा। मई में हो तो अच्छा है, आप लोग के लिए समय मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो उसी पर हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बाकी इसको छोड़ दीजिएगा, इतना डीप नहीं जाना है, एग्जाम इतना नजदीक में, इतना डीप नहीं जाना है। मैं इसको दूंगा ही नहीं, मैं उसको उड़ा दूंगा या नोट्स में दे दूंगा। जिसको लगेगा कि पढ़ना है तो वो पढ़ लीजिएगा अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, जो कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। कोई अप्रैल कह रहा है, दानिश खान ने अप्रैल कहा। ठीक है, देख लीजिए, जब भी होना है तो होना ही है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। तो जो चीज अपने हाथ में नहीं हो उस पर नहीं विचार करना चाहिए। ठीक है ना, गीता में एक बात कही गई है, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। आप बस कर्तव्य करिए। ठीक है, गिव योर बेस्ट, लिव द रेस्ट। आपके हाथ में जो है आप वही कर सकते हैं। आपका ड्यूटी है पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई कीजिए। आपका ड्यूटी ये बिल्कुल नहीं है सोचना एग्जाम कब तक होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, इतना जल्दी कैसे होगा। ये सब नहीं होगा तो होगा मार्च में, नहीं होगा तो नहीं होगा मार्च में, मई में होगा तो मई में होगा, अप्रैल में होगा तो अप्रैल में होगा। आपको बस किसी भी तरह प्रिपेयर रहना है एग्जाम से पहले। चलिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया। दरअसल हुआ ये कि साइमन कमीशन का जब विरोध किया गया तो बर्कन हेड जो भारत सचिव था उसने भारतीयों को चुनौती दिया। क्या बोला? तुम लोग अपने लिए कानून बना ही नहीं सकते हो, तुम लोग अपने लिए संविधान बना ही नहीं सकते हो। इस चुनौती का क्या किया? जवाब दिया। पंडित भारतीय दलों ने पंडित नेहरू की अध्यक्षता, पंडित नेहरू कौन से? चाचा नेहरू के पप्पा जी, मोतीलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया और बोला गया संविधान का एक मसौदा तैयार कीजिए। नेहरू जी
सेल्फ स्टडी कितना करना चाहिए, जितना ज्यादा संभव हो सके उतना करना चाहिए अंजलि, जितना ज्यादा कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ नहीं होता है। हल्का फल्का इंसाइट लीजिए क्लास से, बाकी पूरा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। चलिए, नहीं अभी तो नहीं आया बीपीएससी मेंस का रिजल्ट अंजलि। चलिए, हाँ, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया का बात है। और 1928 में इसी बात पे जब बर्कनहेड ने कहा कि क्या कहा कि भारतीय अपने लिए कानून बना ही नहीं सकते, चुनौती दिया था, तब दिल्ली में 1928 में, फरवरी 1928 में प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सारे दल आए। और उसमें क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। ठीक, प्रस्ताव पारित किया गया कि हम अपने लिए संविधान बनाएंगे। और मई 1928 में बंबई में दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय, कितने सदस्यीय, 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई। इस समिति में कई सदस्य थे, 8 सदस्य। नाम याद करना चाहे तो कर लीजिएगा, नहीं करना चाहे तो छोड़ दीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक, इसलिए मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, जिनके लिए बाकी चीजें याद हो चुका है तो वो चाहे तो थोड़ा डीप जा सकते हैं कि एक आध सवाल और बन जाए। ठीक है, चलिए, मोतीलाल नेहरू की समिति में कितने सदस्य थे, 7 और सदस्य थे, क्योंकि टोटल 8 सदस्य था। तो तेज बहादुर सप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, MS रैने थे, मंगल सिंह थे, अली इमाम थे, GR प्रधान थे, कुरैशी थे। ठीक है, तैयारी उसी हिसाब से ना होना चाहिए। हाँ, तैयारी उसी हिसाब से होना चाहिए। एक बात बताइए तो, जिसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है वो क्या करे, वो थोड़ा ज्यादा पढ़ेगा, और जिसकी तैयारी थोड़ी ठीक है वो थोड़ा कम भी पढ़ेगा तो चलेगा। तो हम अपने तैयारी के अकॉर्डिंग हम अपने पढ़ाई को क्यों एडजस्ट करते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार पढ़िए। ठीक है, अगर आपकी क्षमता मान लेते हैं अभी के लिए कि 8 घंटा पढ़ने की है, और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आपको 12 घंटा पढ़ नहीं पाइएगा आप। और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप 4 घंटा पढ़ने लगेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, धीरे धीरे वही कछुआ और खरगोश वाला हाल हो जाएगा। मेरा कमेंट नहीं पढ़ते बबली, देखिए ऐसा नहीं है भाई, हम कईयों का कमेंट नहीं पढ़ते, जिसका सामने दिख जाता है पढ़ लेते हैं। सर बातें बहुत करते हैं, अच्छा बताइए, कमेंट नहीं पढ़ना है, कमेंट पढ़ना है। सर मेरा भी नोट्स नहीं बन पाया, कोई बात नहीं है, अब नोट्स नहीं बना तो अभी मत बनाइए, बाद में बनाइएगा। चलिए, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने क्या क्या आगे चल के रिपोर्ट सौंपा, 28 में सौंपा था, अगस्त 28 में सौंपा था, इतना डीप में जाना नहीं है। इसी को कहा गया क्या, नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जो मूल था वो ये था कि भारत में डोमिनियन स्टेट बनाया जाए। डोमिनियन स्टेट क्या होता है कि जो संविधान ऊपर सर्वोच्च जो होता है, जैसे अभी भारत का हेड कौन है, राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का प्रधान है। वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ये आप लोग पॉलिटी में पढ़े हैं। डोमिनियन स्टेट में होता यह है कि सारा शासन देश का जनता करती है उस देश की, लेकिन जो उसका हेड होता है वो औपनिवेशिक देश होता है। तो भारत का सर्वोच्च कौन होता है, नाम मात्र का सर्वोच्च, वो होता है ब्रिटेन का किंग, और जो वास्तविक शक्ति होती है वो भारतीयों के हाथ में होती है। अभी डोमिनियन स्टेट का एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया अपना देश का सर्वोच्च हेड किसको मानता है, वो इंग्लैंड के क्राउन को मानता है। महारानी है तो महारानी को, किंग है तो किंग को मानता है। ठीक है, चलिए यहां तक तो हो गया नेहरू रिपोर्ट। पर नेहरू रिपोर्ट को सभी दलों ने स्वीकार नहीं किया, खास करके जो है मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से मुसलमानों के लिए 14 सूत्री मांग रखी। बस इतना याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मुस्लिम लीग ने क्या किया, अलग से 14 सूत्री मांग रखा। तो डोमिनियन, हालांकि जो डोमिनियन स्टेट है, डोमिनियन स्टेट पे कांग्रेस के कई युवा नेता तैयार नहीं हुए थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं आया, सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं आया। इन लोगों ने बोला डोमिनियन स्टेट नहीं होना चाहिए, हमको चाहिए टोटल इंडिपेंडेंस, फुल आजादी चाहिए। ठीक, बाकी मुसलमानों के लिए इसमें पृथक निर्वाचन आयोग को खारिज कर दिया गया था कि नहीं, सबको संयुक्त निर्वाचन आयोग मिलेगा, पृथक निर्वाचन किसी को नहीं मिलेगा, इससे देश में विभाजन होता है। ठीक है, तो इसी को आधार बना करके कि नहीं पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए, जिन्ना ने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में मतभेद उत्पन्न हो गए, जाने दीजिए, स्वीकार नहीं हो सका था। बाकी जब डोमिनियन स्टेट मांगा था तो 2-3 नेताओं ने, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू और सत्यमूर्ति आदि ने क्या किया था, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाया। बोला हम इस लीग के माध्यम से देश की आजादी के लिए काम करेंगे, हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको पूरा आजादी चाहिए अंग्रेजों से। ठीक है, तो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1-2 बार पूछा है कौन बनाया है, तो बस नाम याद रखिएगा, 2 नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू का। एक नाम और सत्यमूर्ति याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा। सर टाइम ओवर हो गया क्लास का, हाँ टाइम ओवर हो चुका है क्लास का, बस मैं अब इसको ही कंप्लीट करके, ये पेज लास्ट होगा हमारा।
हाँ ये पेज लास्ट होगा, ठीक है। बाकी 1929 में लॉर्ड इरविन ने महारानी की ओर से एक वक्तव्य जारी किया जिसे दीपावली घोषणा कहा गया। इसमें कहा गया क्या दीपावली घोषणा के तहत कि भारत को डोमिनियन स्टेट तो देंगे, अभी नहीं देंगे, अल्टीमेटली बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे, ठीक है। मेरा वाईटी पे बस एक ही टाइम है, 3 बजे से 4 बजे शाम के बीच, और पूरा वाईटी पे है ही नहीं, पूरा टाइम पेड क्लासिंग मेरा बहुत ज्यादा हो गया हुआ है, ठीक है। इतना तक रहने दीजिए, यहाँ से आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए रहने सर, टाइम ओवर हो गया है सर, हम भी कितने दिन के बाद आए हैं, मैं बहुत पीछे हूँ, कोई बात नहीं है, चलिए मिस्टर आलम बाय, अब मेरा क्लासेस है और सर भी आ गए, पीपीटी लगा लीजिए सर, ठीक है, बाय।